Hello student. So in structural organization of cell, our next topic after cell membrane is cytoplasm. What is cytoplasm? Cyto for cell and plasma or fluid like matter. Okay, so it is the ground substance of a cell. What is cytoplasm? Cytoplasm is a ground substance of a cell where all the organelles are placed and work efficiently. Is that clear? साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म सेल का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है. साइटो का मतलब होता है सेल, प्लाज्मा फॉर फ्लूइड लाइक मैटर. तो ये सेल के अंदर जो है ग्राउंड सब्सटेंस है. सेल के ये ग्राउंड सब्सटेंस है. सेल का ये फ्लोर है जहां सारे ऑर्गेनेल्स जो है वो सीटेड है. ऑल द ऑर्गेनेल्स आर सीटेड देयर एंड दे वर्क डिफरेंटली, और वो अपने अपने वर्क जो है करते हैं. सो अब ये साइटोप्लाज्म को हम लोग प्रोटोप्लाज्म का एक पार्ट मान सकते हैं. आपको ये पता होना चाहिए, एक थ्योरी आई थी प्रोटोप्लाज्म थ्योरी, दैट वाज गिवन बाय पुरकिंजे. पुरकिंजे ने एक थ्योरी दिया था जिसे हम लोग प्रोटोप्लाज्म थ्योरी कहते हैं. इसमें कहा गया कि सेल इज नथिंग बट अ मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म. सेल क्या है? ये प्रोटोप्लाज्म का ही एक मास है, दैट इज covered by, that is differentiated by a cell membrane, plasma membrane, जो कि डिफ्रेंशिएट किया गया है आपस में, एक जैसे स्ट्रक्चर के रूप में डिफ्रेंशिएट किया गया है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के माध्यम से. इज दैट क्लियर? तो अब ये प्रोटोप्लाज्म के अगर हम लोग देखें तो दो पार्ट हो गए. प्रोटोप्लाज्म को हम लोग बांट सकते हैं साइटोप्लाज्म में और न्यूक्लियोप्लाज्म. So protoplasm, that is the combined form of cytoplasm and nucleoplasm. Here nucleoplasm क्या है ये हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियस टॉपिक में. यहां हमने देखा कि साइटोप्लाज्म इज द ग्राउंड सब्सटेंस. साइटोप्लाज्म इज अ फ्लूइड लाइक मैटर inside the cell where all the organelles are placed, and these organelles have their own functions just like different organs in a body. जिस तरह से अलग अलग organs के function होते हैं किसी बॉडी में, उसी तरह से एक सेल के अंदर कई organelles होते हैं, और ये सारे organelles एक मीडियम के अंदर हमें देखने को मिलते हैं, और ये मीडियम एक फ्लूइड लाइक मैटर का बना होता है जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं. अब ये साइटोप्लाज्म किसका बना होता है, किस तरह के मॉलिक्यूल्स का बना होता है? सो साइटोप्लाज्म इज मेड ऑफ वेरियस ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. ये कई तरह के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं. ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जैसे प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट एंड अदर. इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में हम कह सकते हैं जैसे H2O, वाटर, नाइट्रोजन कंटेनिंग molecules, nitrogen, sulfur, phosphorus, calcium, magnesium and etc. like elements या कंपाउंड के फॉर्म में हमें ये देखने को मिल सकते हैं
वाटर है, नाइट्रोजन, यानी कार्बन के अलावे जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, ओके, वो सारे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर आएंगे। और कार्बन कंपाउंड, जितने भी कार्बन कंपाउंड्स हैं, ऐसे कार्बन कंपाउंड जिसे हम सिर्फ प्लांट या एनिमल के अंदर देखते हैं, जैसे प्रोटीन है, लिपिड है, कार्बोहाइड्रेट है, न्यूक्लिक एसिड है, ये सभी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। ओके, सो साइटोप्लाज्म इन्हीं मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं। इन्हें हम लोग इन जनरल बायोमॉलिक्यूल्स के नाम से जानते हैं। ओके, साइटोप्लाज्म, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म? सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म इज टू प्रोवाइड medium to all the organelles. The main function of cytoplasm is to provide medium. Main functions of cytoplasm. First one is it provides medium to all the cytoplasmic और सेल ऑर्गेनल्स। जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हुए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम, राइबोसोम, दिस all molecules are placed in this medium called cytoplasm. तो ये इन सभी को मीडियम प्रोवाइड करता है। सेकेंड इज it has a specific type of, it has a specific or can say characteristic movement called साइक्लोसिस। इनका एक कैरेक्टरिस्टिक मूवमेंट होता है जिसे हम साइक्लोसिस के नाम से जानते हैं, जो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज होते हैं। और इन्हीं मूवमेंट की मदद से सेल के अंदर कई तरह के मेटाबॉलिक फंक्शंस होते हैं। सेल के अंदर ये डिवीजन में भी मदद करता है, सेल के डिवीजन में भी ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो दिस कैरेक्टरिस्टिक मूवमेंट इज अनदर फंक्शन ऑफ cytoplasm. Okay student, so after cytoplasm come to cytoplasmic organelles. What are cytoplasmic organelles or cell organelles? सेल ऑर्गेनल्स कहें या इसे हम साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स कहें। सो इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स आर, फर्स्ट इसे हम डिफाइन कर लें। व्हाट आर ऑर्गेनल्स? ऑर्गेनल्स आर the parts of a cell which have different functions inside a cell, just like the different organs in the body, just like the different organs inside a body। जिस तरह से एक बॉडी के अंदर अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं और उनके अपने फंक्शंस होते हैं और इन सभी का काम लाइफ प्रोसेस को कंप्लीट कराना है, उसी तरह से सेल के अंदर वेरियस पार्ट्स होते हैं जिनके अपने स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं। और ये सारे पार्ट्स जो साइटोप्लाज्म के अंदर, स्पेसिफिकली साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं, इन्हें हम साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स कहते हैं या सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स आर, जो इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स हैं वो क्या क्या हैं? इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स आर, फर्स्ट
माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे हम शॉर्ट में पीआर भी कर सकते हैं, इसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। नेक्स्ट इज गोल्गी बॉडीज, इसे गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी कर सकते हैं। ओके, इसे गोल्गी एपरेटस भी कहा जा सकता है। लाइसोसोम्स, रिबोसोम, सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम, प्लास्टिड्स एंड सम मोर ऑर्गेनल्स। ओके, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स हैं जिनके बारे में हम वन बाय वन जानने की कोशिश करते हैं। चलिए आए माइटोकॉन्ड्रिया। व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया एक्चुअली वर्ड इज प्लूरल, ये एक प्लूरल वर्ड है। सिंगुलर इज माइटोकॉन्ड्रियन, एक को हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियन एंड प्लूरल इज माइटोकॉन्ड्रिया। Mitochondria. What are mitochondria? So mitochondria are the rod-like mitochondria are the rod-like structure having two membranes, ये डबल मेम्ब्रेनस होते हैं। ओके, एक बात यहां और समझने की है, जो भी सेल ऑर्गेनल्स सेल के अंदर होते हैं ये या तो सिंगल मेम्ब्रेनस हो सकते हैं या डबल मेम्ब्रेनस हो सकते हैं, और कुछ ऐसे भी ऑर्गेनल हैं जो मेम्ब्रेन लेस होते हैं, जैसे रिबोसोम। रिबोसोम इज मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये डबल मेम्ब्रेनस होते हैं और इनके टू मेम्ब्रेन्स को हम आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के रूप में जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स हैविंग टू मेम्ब्रेन्स, आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ, आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ and inner membrane is rough. आउटर मेम्ब्रेन होते हैं स्मूथ और इनर मेम्ब्रेन होते हैं रफ। इनके स्ट्रक्चर हम लोग बना सकते हैं, ये इस तरह के इसके स्ट्रक्चर होते हैं। इनके अंदर फ्लूइड लाइक मैटर होते हैं जिन्हें हम मैट्रिक्स कहते हैं। दिस इज आउटर मेम्ब्रेन एंड दिस इज इनर मेम्ब्रेन। ओके स्टूडेंट, in class 11 you will learn more facts about mitochondria। जैसे आप यहां देखोगे इसके इनर मेम्ब्रेन में कुछ रैकेट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम ऑक्सीजोम्स के नाम से जानते हैं, या इफ नॉट या इन्हें हम एफ पार्टिकल्स के नाम से भी जानते हैं। लेकिन इस क्लास में आपको इनके बारे में उतना डिटेल नहीं जानना है, लेकिन फॉर नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू यू कैन सी दैट दिस racket like structures present on the surface of inner membrane are called F particles, F for Ferdinand,
फर्डिनेंड नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस पार्टिकल का नाम दिया फर्डिनेंड पार्टिकल्स, या इसे हम ऑक्सीजोन्स के नाम से भी जानते हैं। और ये इनर मेम्ब्रेन इज वेरी इंपॉर्टेंट एज इट कंटेन्स दिस पार्टिकल्स एंड दिस पार्टिकल्स कंटेन सम एंजाइम्स एंड दिस एंजाइम्स आर हेल्पफुल इन रेस्पिरेशन। ये रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं और जो भी एटीपी का सिंथेसिस होता है, एटीपी का फॉर्मेशन होता है, वो इसके अंदर होता है। अब ये एटीपी क्या है, इसके लिए आपको ये समझना होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया का क्या रोल है हमारे सेल के अंदर। तो आपको ये जानना है, माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से भी जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर आल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ अ सेल। व्हाई इज माइटोकॉन्ड्रियन कॉल्ड पावर हाउस ऑफ अ सेल? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस सेल का क्यों कहा जाता है? दैट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आस्क्ड इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में पूछे जाने वाले एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है कि व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ अ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस के नाम से क्यों जाने? पावर हाउस जहाँ एनर्जी का जनरेशन होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। तो सेल के अंदर जो एनर्जी होते हैं वो एटीपी के फॉर्म में, यानी एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट नाम के मॉलिक्यूल में स्टोर होते हैं। और ये सारा प्रोसेस जो है कंप्लीट होता है सेल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और माइटोकॉन्ड्रिया सेल के लिए एटीपी बनाने का काम करता है, सेल के लिए एनर्जी बनाने का काम करता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सेल के अंदर एनर्जी बनाने का काम करता है, सेल के अंदर एनर्जी को एटीपी नाम के मॉलिक्यूल्स के अंदर स्टोर करता है। और ये एनर्जी, जब भी सेल को एनर्जी की जरूरत होती है, एटीपी मॉलिक्यूल्स ब्रेक होते हैं एडीपी और फॉस्फेट में। इससे एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल निकल जाता है और ये बन जाते हैं एडीपी, डी फॉर डाई, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ये ट्राइफॉस्फेट है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल रिलीज हो गया तो ये बन जाते हैं एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ओके, तो इस तरह से ये एटीपी टूटता है और इससे जो एनर्जी रिलीज होती है वो सेल अपने लिए यूज करता है, सेल अपने फंक्शन में इस एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं। दैट्स व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। ओके, और इसमें आपको पता होना चाहिए सेल के अंदर जो रेस्पिरेशन होते हैं उसका एक इंपॉर्टेंट इवेंट जो है जिसे हम क्रेब्स साइकिल के नाम से जानते हैं, वो क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कंप्लीट होता है। आगे हायर क्लासेस में रेस्पिरेशन के बारे में डिटेल आप पढ़िएगा, जिसमें हम लोग जानेंगे कि रेस्पिरेशन सेल के अंदर स्टार्ट तो होता है साइटोप्लाज्म में, लेकिन कंप्लीट होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और एटीपी, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूटता है, 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ये टूटते हैं, that is C6H12O6, ये टूटते हैं CO2, 6 CO2 एंड H2, 6 H2O में, और इससे एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। ये एनर्जी एटीपी के रूप में, आपको बता दें 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल के टूटने पर 38 एटीपी मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, जिसमें 2 एटीपी मॉलिक्यूल सेल के प्रोसेस में, रेस्पिरेशन प्रोसेस में यूटिलाइज होने के बाद नेट 36 एटीपी मॉलिक्यूल बचते हैं। एग्जैक्टली, तो 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से टूटने से 36 एटीपी मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। और ये सारे प्रोसेस कहाँ कंप्लीट होते हैं? ये एटीपी मॉलिक्यूल कहाँ स्टोर होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ओके, नाउ आफ्टर माइटोकॉन्ड्रिया the second organelle would be endoplasmic reticulum. Is that clear? Okay. Okay student, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में आप शेयर करके बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।
इसके आगे हम लोग कुछ और टॉपिक देखेंगे अगले पार्ट में, जिसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में जानेंगे, गोल्गी बॉडीज के बारे में जानेंगे, लाइसोसोम्स एंड सम रिमेनिंग टॉपिक्स. ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.